अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर स्पेस के एक और लेक्चर को डिस्कस करने लगे हैं। इसमें ना हम एक सबसे पहले थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। आसान सा थ्योरम है हमारे पास, और थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे है कि अगर इफ़ s इज इक्वल टू v1 v2 अप टू सो ऑन vn इज a basis for vector space V, then every vector V in capital V can be expressed uniquely as a linear combination of V1, V2 up to so on Vn। ठीक है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास जो S है उसमें ना n वेक्टर्स पड़े हैं और वो बता दिया गया है कि वो आपके पास क्या है, बेसिस है। ठीक है, इसमें आपको क्या बता दिया गया है कि वो बेसिस है। बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस V, देन every vector small v in capital V can be expressed uniquely as a linear combination of this। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर हम वेक्टर स्पेस में से ना कोई भी ना v ले लेते हैं, उन्होंने कहा है v, तो वो इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में यूनिकली लिखा जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, यूनिकली, कि हम v को इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यूनिकली यानी कि सिर्फ एक ही इनकी रिप्रेजेंटेशन है। ये नहीं है कि इस तरह की एक और भी लीनियर कम्बिनेशन बन सके, यूनिक होना चाहिए लीनियर कम्बिनेशन। ये हमने उनको प्रूव करके दिखाना है इस थ्योरम में। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं, आपको प्रूफ करते हुए भी इसमें समझ आ जाएगी। अच्छा, आपको ये पता है कि उन्होंने कहा है कि ये जो एस है ये बेसिस है। ठीक है, बेसिस, अब जिसने बेसिस के बारे में पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ाया भी गया था कि बेसिस के अंदर दो कंडीशन होती है कि एक तो वो जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और दूसरा क्या होता है कि वो स्पैन भी करता है। ठीक है, यानी कि वो जनरेट भी करता है। हमने ये जिसने बेसिस का लेक्चर नहीं लिया हुआ वो पहले प्रीवियस लेक्चर ले ले, इसमें वो दो कंडीशन थी। ठीक है, अब हमने ये कहा है कि हम कोई भी ना बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस, कि अगर हम पहले तो बेसिस की ही डेफिनेशन देखें तो स्पैन ऑफ सेट एस इज इक्वल टू वी, यानी कि जो हमारे पास वो जो सेट होता है ना वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को क्या करता है, जनरेट करता है। पहली कंडीशन ये होती है, और दूसरी क्या होती है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको लीनियर कम्बिनेशन बनाना पड़ता है। ये दोनों कंडीशन, ये सिर्फ मैं बेसिस की डेफिनेशन के बेसिस की पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी क्या होती है कि सारे वो जो वेक्टर्स होते हैं वो आप उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं तो वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। वो सेट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो आप सबसे पहले ऐसा करते हैं, लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं। देन ईच एलिमेंट v belongs to capital V can be expressed as linear combination of v1 v2 up to so on vn। सपोज कर लेते हैं, अब हमें ये तो पता है कि ये बेसिस है, तो बेसिस में जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो डिपेंडेंट हो, सबसे पहले तो आपको लीनियर कम्बिनेशन बनाना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने ये प्रूव करना है कि वो जो लीनियर कम्बिनेशन है ना वो यूनिक है। लेकिन हम ना उल्ट लेके चलते हैं कि ना वो मतलब यूनिक नहीं है, उसके दो रिप्रेजेंटेशन है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यही जो वी है ना, ये एक तो इस तरह लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाता है, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू अप टू सो ऑन अल्फा एन वी एन। ठीक है, यहाँ ये जो अल्फा आई है ये सारे फील्ड से बिलोंग करते हैं, और आई वेरी कर रहा है 1 2 अप टू सो ऑन एन। ठीक है,
क्योंकि उन्होंने यही कहा था ना कि जो वेक्टर है वो इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन मैं ये लेके चल रही हूँ कि ये एक नहीं, ये दो लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक ये है जो कि अल्फाज के साथ है, एक और इसी तरह से ले लेती हूँ लेकिन बीटा के साथ, तो बीटा 1 v1, बीटा 2 v2 अप टू सो ऑन बीटा n vn। यहाँ ये जो सारे बीटा आई हैं ये भी फील्ड के मेंबर हैं, और आई वेरी कर रहा है 1 से लेके अप टू सो ऑन n तक। ठीक है, मैंने प्रूफ ये करना है कि ये एक ही लीनियर कम्बिनेशन है, मतलब यूनिक है कि एक ही में लिखा जा सकता है। लेकिन मैं लेके क्या चली हूँ कि एक में नहीं, ये दो में लिखा जा सकता है। अब मैं देखती हूँ कि आगे इसको जो मैं लेके चली हूँ ये आगे जाके इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अब देखिए, आपने तो ये कहा था कि ये जो कम्बिनेशन है, अच्छा इनकी लेफ्ट साइड बराबर है। देखिए, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी क्या होगी, बराबर होगी। ये मैं लेके चली हूँ आर टू डिफरेंट लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v बिलोंग्स टू v। देन अब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगी, तो अल्फा 1 v1, अल्फा 2 v2 अप टू सो ऑन अल्फा n vn इज इक्वल टू बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 अप टू सो ऑन बीटा n vn। ठीक है, ये मैं लेके चली। अब ऐसा करती हूँ कि मैं ना इस सारी इक्वेशन को ना एक तरफ ले आती हूँ, यानी ये जो बीटा या बीटा वाली को उठा के आप इधर ले आए, ये अल्फा वाली को आप उठा के उधर ले जाए। तो ये इम्प्लाई करता है अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा n vn माइनस बीटा 1 v1 माइनस बीटा 2 v2 माइनस अप टू सो ऑन माइनस बीटा n vn इज इक्वल टू 0। ये v1 वाले इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 माइनस बीटा 1 v1 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 v2 अप टू सो ऑन अल्फा n, सॉरी यहाँ माइनस आना था, ये क्योंकि अल्फा 2 और ये बीटा 2 माइनस बीटा n vn इज इक्वल टू 0। बस अब ये आखिरी बात रहेगी और आपका थ्योरम प्रूफ हो जाना है। देखिए, आपने ये कहा है ना, क्वेश्चन वालों ने बल्कि कहा है कि ये बेसिस फॉर्म करती है, तो बेसिस की पहली कंडीशन मैंने आपको बताया कि वो स्पैन करती है, यानी कि उसको वेक्टर स्पेस को जनरेट करती है। दूसरी आपको क्या बताई है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता था, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता था कि आप लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, उसको रखें जीरो के बराबर, तो जो उनके स्केलर्स होते हैं ना वो सारे के सारे किसके बराबर होते हैं, जीरो के बराबर, तो फिर हम कहते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्योंकि ये बेसिस फॉर्म करती हैं, क्वेश्चन वालों ने कहा हुआ है कि ये तो बेसिस करती हैं, प्रूव नहीं कर रहे कि वो बेसिस फॉर्म करती हैं, क्वेश्चन वालों ने कहा है कि ये बेसिस हैं, तो हम इसका मतलब है ये इसकी पहली कंडीशन भी यूज कर सकते हैं और दूसरी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दूसरी इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये मेरे पास एक लीनियर कम्बिनेशन बना हुआ है जो कि जीरो के बराबर रखा हुआ है, तो क्योंकि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके सारे स्केलर किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे। तो ये इम्प्लाई करता है कि जितने भी अल्फा 1 माइनस बीटा 1, अल्फा 2 माइनस बीटा 2, अल्फा एन बीटा एन, ये सारे जो स्केलर हैं ये किसके बराबर हैं, जीरो के बराबर। तो मैं इन जनरल लिख देती हूँ कि अल्फा आई माइनस बीटा आई जितने भी इस तरह के हैं वो जीरो के बराबर हैं फॉर ऑल आई। मतलब सबके लिए ये बात कर देना कि ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। और इससे हमें क्या मिलता है कि अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई। देखिए, आप लेके ये चले थे कि ये दो अलग अलग लीनियर कम्बिनेशन है, अल्फा वाला अलग है और बीटा वाला क्या है, अलग है। लेकिन एंड पे क्या हुआ है कि वो अल्फा और बीटा आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। ये देखिए, अल्फा और बीटा आपस में क्या आ गए, बराबर। इसका ये मतलब है कि जो आपका जो सेट होता है बेसिस का, उसके अंदर कोई भी हम वेक्टर ले लें तो वो जो लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाता है वो यूनिक होता है, यानी वो एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होते। ये हमने प्रूव करके दिखाया है। अच्छा, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, लेकिन उस थ्योरम को करने से पहले भी आपको कुछ एक दो बातें भी बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल के तहत भी हल्का फुल्का आपको बता देती हूँ ताकि थ्योरम में आपको मुश्किल ना हो, वो थ्योरम इम्पोर्टेंट है। एक एग्जाम्पल आप ले लें, ये आप समझे उसका प्रोसीजर ही है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे करवा देती हूँ, फिर आपको वो प्रोसीजर एक लिखवा दूँगी। ये एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास ना मैं ये सेट ले लूँ 1 2 3 4 4 8
एंड 9 12। ठीक है, ये मैंने ले लिया। और ये जो वेक्टर्स है ना, ये आर स्क्वायर को जनरेट करते हैं। आप अब इस बात पे यकीन कर लें, नहीं तो आप बेशक ये सॉल्व भी करके देख लेना। ये जो वेक्टर्स है ना, ये आर स्क्वायर को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। यानी आप वही जनरेट, आपको बताया, एग्जांपल करवाई थी ना कि स्पैनिंग सेट के लिए क्या लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं आप, और उसके बाद यहाँ से एक वेक्टर आर स्क्वायर का ले लें और उसको उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर रखें, वहाँ से स्केलर की वैल्यू निकालें। वो अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आएंगे तो इसका मतलब है कि वो आर स्क्वायर को क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। अच्छा, ये अभी तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो वेक्टर है ना, ये आर स्क्वायर को जनरेट कर रहा है, लेकिन ना अगर तो आपने प्रूव करना है कि ये बेसिस है, तो बेसिस के लिए तो फिर दो कंडीशन होती है कि एक तो वो स्पैन भी करे और दूसरा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो। लेकिन ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, जनरेट करता है। ये मैं आपको कह रही हूँ कि आप यकीन कर लें कि ये जनरेट करता है, लेकिन ये जो सेट है ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब ये मुझे कैसे पता लगा? अब जिन्होंने मेरे शुरू से लेक्चर लिए ना, वहाँ मैंने आपको ना कुछ खूबियाँ भी बताई थी। मैंने आपको कहा था कि अगर तो कोई दो सेट आपस में एक दूसरे का मल्टीपल है ना, तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर स्केलर मल्टीपल हो एक दूसरे का तो वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अगर आप गौर करें, देखें, जो 1 2 है वो इसका स्केलर मल्टीपल है। ये आप इसमें से 2 बाहर ले लें, ये देखिए, अगर मैं यहाँ लिख के 1 2, इसमें से ना 2 बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 2, और ये सॉरी 4 बाहर ले लें तो ये बचेगा 1 और 2। देखें, ये बराबर है, यानी 1 2 1 2 के बराबर है और एक स्केलर है, तो ये एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल ही हुए ना। तो इसका मतलब है ये वाला इसका स्केलर मल्टीपल है, सेम इज द केस ये वाला इसका स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी क्या बनेगा, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल बनेगा। तो अगर तो आपने, ये मैं आपको मेथड बता रही हूँ कि अगर आपने किसी सेट को जिसमें जो लीनियरली डिपेंडेंट हो, अगर आपने उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है ना, तो आप जो वेक्टर्स है ना, जो कि मसला कर रहे हैं, आप उनको ना बाहर निकालते रहे। आप उनको ऐसा करें, उस सेट में से बाहर निकालते रहें, यानी कि जो लीनियरली डिपेंडेंट होने का मसला कर रहे हैं ना, आप उनको बाहर निकालते रहें। वो जो सेट आपके पास लास्ट में बचेगा ना, वो पक्की बात है लीनियरली इंडिपेंडेंट का ही बचेगा। तो ये एक तरीका है, अगर आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप क्या करें कि जो वेक्टर मसला कर रहे हैं, यानी वो लीनियरली डिपेंडेंट होने का काम कर रहे हैं, तो आप उनको वेक्टर्स को बाहर निकालते रहें। तो फिर बाकी जो आपके पास एंड पे सेट बच जाएगा सारे डिपेंडेंट वाले वेक्टर्स निकाल के, तो वो फिर आपके पास पक्की बात है लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। स्पैन पहले ही कर रहा है, यानी जनरेट पहले ही कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर हमने इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बना दिया तो यही वाला जो आपके पास सेट है ना, इसको हम कह देंगे कि ये आर स्क्वायर की क्या है, बेसिस है। तो अब देखें, ये मसला कर रहा था कि ये इसका स्केलर मल्टीपल है और ये मसला कर रहा था कि ये इसका स्केलर मल्टीपल है। मैं इन दोनों को निकाल देती हूँ, तो पीछे मेरे पास एक बचेगा 1 2 और एक मेरे पास बचेगा 3 4। अच्छा, एक मेरे पास बचेगा 1 2 और एक मेरे पास क्या बचेगा, 3 और 4। अब ये जो सेट बचा है ना, ये अब ना, ये देखें, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, आपको नजर आ रहा है कि ये एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है, और ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे क्योंकि ये स्केलर मल्टीपल नहीं है, ना ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसका मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट वाले जो से वेक्टर थे, मैंने उनको बाहर निकाल दिया। जो अब मेरे पास वेक्टर आएगा, सेट ऑफ वेक्टर आएगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, और वो भी पक्की बात है कि वो भी आर स्केयर को जनरेट करता होगा, क्योंकि अगर ये सेट आर स्केयर को जनरेट कर रहे हैं, तो अगर इसके अंदर से ही मैं कोई ले रही हूँ इसे डिपेंडेंट वाले वेक्टर्स निकाल के, तो ये वाला जो वेक्टर है ये भी आर स्केयर को जनरेट करेगा ही करेगा। आप बेशक इसको चेक करके देख लें
ये आर स्क्वायर को जनरेट करेगा। मैं आपको ऐसा करती हूँ, आपके तसल्ली के लिए चेक ही करवा देती हूँ। इसको कैसे चेक करना होता है कि अगर ये जनरेट कर रहा है आर स्क्वायर को कि नहीं, तो आपने इस तरह करना होता है, आर स्क्वायर में से कोई आर्बिट्रेरी मेंबर लेना होता है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ एक्स कोमा वाई, ठीक है। अगर मैंने इसको चेक करना है तो मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगी a, 1 2 प्लस b, 3, 4, ठीक है। आप ये एक इक्वेशन बना लिए। अब अगर तो a और b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आई, तो इसका मतलब है कि वो वाकई इस आर स्क्वायर को जनरेट कर रहा है। अगर एक्स वाई के फॉर्म में नहीं आएंगी तो फिर हम कहेंगे ये इसको जनरेट नहीं करता। तो हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन हमारी किस तरह की बनेगी, x y इज इक्वल टू a प्लस 3b, a प्लस 3b कॉमा 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b। हम इसको ना इक्वेट कर लेते हैं, a प्लस 3b इज इक्वल टू एक्स, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू वाई। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास आएगी x माइनस 3b। इसको आप इसमें पुट कर दें, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो आएगा 2x माइनस 3b प्लस 4b इज इक्वल टू वाई। तो 2x माइनस 6b प्लस 4b इज इक्वल टू वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस का 2b इज इक्वल टू वाई। तो आपने अगर b की वैल्यू निकालनी है तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू b, और 2x माइनस वाई, सॉरी ये 2 था, ओवर 2 इज इक्वल टू b। ये b की वैल्यू आ गई है। इस b की वैल्यू को दोबारा a में पुट कर देते हैं तो a x माइनस 3, b की है 2x माइनस वाई ओवर 2, a x, ये हमने एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस 6x प्लस माइनस माइनस प्लस 3y ओवर 2, तो 2x माइनस 6x माइनस का 4x प्लस 3y ओवर 2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ये देखें, दोनों b की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आई है और a की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आई है। इसका मतलब है ये 100% आर स्क्वायर को जनरेट करता है और ये 100% लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। ये भी अगर किसी ने चेक करना है तो इसी इक्वेशन को जो आपने एक्स वाई रखा है इसको 0 के बराबर रखेंगे ना, तो ये देखें, ये a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने जब चेक करना होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट, तो लीनियर कॉम्बिनेशन को किसके बराबर रखना होता है, 0 के। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगी तो ये भी टर्म 0 के बराबर हो जाएगी और ये भी। तो एक टर्म इसको 0 के बराबर रखा और यहाँ से 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। आप किसी को भी सॉल्व कर लें, a को सॉल्व कर लें तो a आ जाएगा माइनस 3b, इसको पुट करें इसके अंदर तो 2 माइनस 3b प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 6b प्लस 4b इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया, 0। इस b को जब इधर पुट करेंगे तो a भी कितना आ जाएगा, 0। देखें दोनों स्केलर 0 आ गए, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि अब आपसे को ये बात पता लग गई है कि अगर कोई वेक्टर है जो कि आर स्क्वायर को स्पैन या किसी भी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है लेकिन वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो अगर आप उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं तो डिपेंडेंट वाले वेक्टर्स को बाहर निकाल दें, तो पीछे बचेंगे वो आपके पास क्या बचेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही बचेंगे। स्पैन वो पहले ही कर रहे होंगे। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें मिला के हम कह सकते हैं कि इसने क्या इस सेट ऑफ वेक्टर्स ने क्या बना दिया, बेसिस बना दिए, ठीक है। अब हम थ्योरम करते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। और अगर किसी ने इसको और मजीद चेक करना है ना, तो ये आपको पहले ही बताया था कि ए और बी की वैल्यू इधर पुट करके देख लिया करें, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन, तो लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएगी, पक्की बात है बराबर आएगी, आप लोग करके देख लेना। लेफ्ट बराबर यानी यहाँ अगर एक्स वाई है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थ्योरम की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको ये करवाई भी है एग्जाम्पल। वो थ्योरम है आपके पास, एनी, पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। any finite dimensional any
फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस contains a basis। ठीक है, ये थ्योरम है कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास बेसिस, एक बेसिस तो जरूर होती ही होती है। ठीक है, अब आपको ये भी एक दफा बता दूं कि जो है फाइनाइट डायमेंशनल क्या होता है। हम यहाँ पहले फाइनाइट डायमेंशनल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे आपको ना ये मैंने बताया था नेचुरल स्पेनिंग सेट फॉर आर स्केयर 1 0 और 0,1 कि ये आर स्केयर का नेचुरल स्पेनिंग सेट है। अच्छा, ये ना कमेंट में भी किसी ने पूछा था कि ये किस तरह, मतलब इसको ना जनरेट कर रहा है, ये तो सिर्फ उस एक एलिमेंट को ही जनरेट कर रहा है, इसमें ये नहीं है। आपने ये जो स्केलर की वैल्यू ली थी वो मैंने ना x और x y हम देखें इसमें से आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, आर स्केयर में से आर्बिट्रेरी लेते हैं हम। ये कोई नहीं है कि x फिक्स है y फिक्स है, मैंने कोई फिक्स तो नहीं किया, ये हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं ऐसे 1 0 फिर प्लस b और 0,1। तो वो ये होता है कि a और b की जो वैल्यू निकलती है ना वो यही निकलती है, a की x निकलती है और b की क्या निकलती है, y निकलती है। अब देखें ना आप, ये तो ये स्केलर की वैल्यू निकली है। स्केलर का मतलब है कि स्केलर फील्ड में से ये रियल नंबर्स ये लिए जाते हैं, तो आप इनकी वैल्यू चेंज करते रहें। x को यहाँ 1 दे दें तो इसका मतलब है ये, और y को भी आप 1 देते हैं तो 1,1 रियल लाइन का आर स्केयर का एलिमेंट एक जनरेट हो गया। फिर आप इस तरह और वैल्यू चेंज करते रहें स्केलर की, करते रहें, ये पूरा का पूरा आर स्केयर आपके पास क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये इस तरह करके पूरे इसको जनरेट करता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये बता रही थी कि फाइनाइट डायमेंशनल क्या होता है। हमने ये कहा था कि ये जो सेट है ना ये आर स्केयर को ना स्पैन करता है, यानी कि जनरेट करता है। अब अगर तो स्पैनिंग सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना तो हम कहेंगे कि वो जो वेक्टर स्पेस है ना वो फाइनाइट डायमेंशनल है। आप बस इस बात पे गौर करें कि जो भी वेक्टर स्पेस को जो सेट स्पैन कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है, अगर उसके अंदर जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो फाइनाइट हुए तो वो जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल कहलाएगी। अब यहाँ देखें आर स्केयर है, इसको जनरेट करने वाला जो इसका नेचुरल स्पैनिंग सेट है यानी जो उसको जनरेट कर रहा है उसके अंदर 2 वेक्टर्स हैं और ये फाइनाइट है, तो इसका मतलब है कि जो आर स्केयर है ना वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसी तरह जो आर क्यूबिक है उसको स्पैन करने वाले 3 एलिमेंट हैं तो आर क्यूबिक भी क्या हो जाएगी, फाइनाइट डायमेंशनल। तो अगर इस तरह जो वेक्टर स्पेस जो उसको स्पैन कर रहा है सेट, अगर उसके अंदर फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स पड़े हैं तो वो जो वेक्टर स्पेस है वो क्या कहलाएगी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये तो थी फाइनाइट डायमेंशनल। अब आप आ जाएं जो आपने थ्योरम प्रूव करना है। उन्होंने कहा है कि हर फाइनाइट, एनी फाइनाइट, कि आप कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले लें उसके पास लाजमी बेसिस होती ही होती है। अभी आपको मैं बता के आई हूँ कि फाइनाइट डायमेंशनल क्या होता है, कि जिसमें जो स्पेनिंग सेट है ना उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि गिने जा सकें। तो हम लेट स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, कि हम लेट कर लेते हैं v1 v2 up to so on vn be a finite spanning set for the vector space v। ठीक है, क्योंकि हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं ना कि हर फाइनाइट, एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होती हैं। तो फाइनाइट डायमेंशनल के लिए, फाइनाइट डायमेंशनल होता क्या है कि उसके जो स्पेनिंग सेट है उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं। तो पहले तो मैंने यही लिया कि एक स्पेनिंग सेट लिया और वो लिया भी क्या है, फाइनाइट है, यानी इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लिए, n तक लिए। अब मैंने इसको प्रूव करना था कि ये बेसिस, ये जो यही सेट है ना ये बेसिस बनाता है। अब देखें बेसिस के लिए कितनी कंडीशन होती है, बेसिस के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली क्या होती है कि वो स्पैन करे, दूसरी क्या होती है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अब ना स्पैन जो कर रही है ना वो तो बाय डेफिनेशन ही फाइनाइट डायमेंशनल की डेफिनेशन के मुताबिक इसकी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल के अंदर भी यही होता है कि वो स्पैनिंग सेट तो होता है। हम यही देखते हैं ना फाइनाइट डायमेंशनल में कि स्पैनिंग सेट के अंदर जो वेक्टर है वो फाइनाइट हो। इसका मतलब है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए सबसे पहले तो उसका स्पैनिंग होना से जरूरी है, यानी वो स्पैन कर रहा हो वो जरूरी है। तो बेसिस की भी पहली कंडीशन यही होती है कि वो स्पैनिंग सेट हो।
तो स्पैनिंग सेट तो हमें समझे बाय डेफिनेशन फाइनाइट डायमेंशनल से वैसे ही मिल जाता है। अब पीछे सिर्फ प्रूव करने के लिए रह क्या जाता है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमने ये भी प्रूव कर दिया तो फिर हमारा काम हो जाएगा कि बेसिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा इसको दोबारा सुन लें, और यही सिर्फ एक ज़रा मतलब इम्पोर्टेंट भी है ताकि हम स्टार्ट ले सकें कि हम प्रूव करने लगे हैं कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होती हैं। और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है कि जिसके स्पैनिंग सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, वो मैंने लेट कर लिया। अब मैंने इसी सेट ऑफ वेक्टर को बेसिस प्रूव करना है। बेसिस की होती हैं दो कंडीशन, कि एक तो वो सेट स्पैनिंग सेट हो, दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। स्पैनिंग सेट तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल ही स्पैनिंग सेट है, तो पहली कंडीशन तो हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ऑलरेडी ही प्रूफ है। दूसरी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो हमने प्रूव करना है। अब हम, जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी ना, उसका करवाने का मकसद भी यही था। अब हमें तो देखे नहीं पता ना कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। अब हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हो सकता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर हमने कहना है कि नथिंग टू प्रूव, हमारे पास यहाँ प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्पैनिंग सेट पहले ही है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाता है तो इसने तो फिर बेसिस बना देनी है। लेकिन अगर तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसमें से वो जो डिपेंडेंट वेक्टर्स है ना, जो कि डिपेंडेंट इसको बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम ना बाहर निकालते रहेंगे। बाहर निकालते रहेंगे जब तक निकालते रहेंगे जब तक कि सारे डिपेंडेंट वेक्टर निकल ना जाए। तो पीछे जो बाद में सेट बचेगा ना, वो कौन सा बचेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट का बचेगा। तभी वो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, क्योंकि यहाँ तो हमने सिर्फ थ्योरी लिखनी है और कुछ भी नहीं करना। तो वो समझाने का मकसद ये था ताकि आपको यहाँ लिखते हुए कोई मसला ना हो। तो अब हम यहाँ स्टार्ट लेते हैं कि अगर तो सेट ऑफ वेक्टर स्पेस भी एज्यूम नॉट टू बी जीरो, यानी वो सिंगल, ये जीरो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इफ v1 v2 vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, देन दे form a basis for V and there is nothing to prove, nothing to prove। यानी कि अगर तो वो वेक्टर्स का जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर तो यहाँ प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो बेसिस बनाता है। अब मसला आ जाता है कि सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। जो वेक्टर्स है ना, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट का भी अब जिसने ये लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने आपको बताया था ना कुछ, यानी ये बातें बताई थी कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, कि एक रिमार्क में लिखवाया था कि वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। एक आपको बताया था कि अगर कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसको, उसमें से अगर हम कोई वेक्टर लेते हैं तो वो अपने से पिछले के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर किसी ने नहीं लिया हुआ तो वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, वहाँ उसको मिल जाएगा। वहाँ मैंने बल्कि इसका प्रूफ भी कराया हुआ है कि अगर कोई सेट जो है वो लीनियरली, बल्कि इसी से पिछले लेक्चर में करवाया है कि अगर तो कोई जो आपके पास सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो वो अपने से, अगर हम उस सेट में से कोई वेक्टर लें तो वो अपने से पिछले के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर हमने ये कहा है कि जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये हमने कहा, तो फिर हम ये बात भी कह सकते हैं कि ऑफ द वेक्टर वन ऑफ द वेक्टर से vn कोई भी ले लेते हैं is the linear combination of the remaining ones। ठीक है, कि अगर हम vn ले लेते हैं तो वो बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। we cast out, अब जैसे ये वाला जो वेक्टर है ना, इसका मतलब है ये मसला कर रहा था लीनियरली डिपेंडेंट होने में, क्योंकि यही बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा रहा है ना। तो ये वेक्टर जो है ना, ये मसला कर रहा था उस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट बनाने में। तो हम इस वेक्टर को निकाल देते हैं, जो मसला कर रहा है उसको आप क्या करते रहे, निकालते रहे। तो हम कर देते हैं वी कास्ट आउट दिस
vector from the set and renumbering if necessary। ठीक है, हमने उसको बाहर निकाल दिया, उसके बाद बस हमने रीनंबरिंग कर दिया, यानी जो बच गए उनको लिख लेना। We obtain a set of n minus 1 वेक्टर्स, क्योंकि देखिए हमने एक निकाल दिया, n वाला निकाल दिया, तो फिर पीछे कितने बचेंगे, n माइनस 1 वेक्टर्स बचेंगे, v1 v2 up to so on vn minus 1। Clearly any linear combination of v1 v2 up to so on vn is also a linear combination of v1 v2 up to so on vn minus 1। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि क्लियरली कि अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन इसका है ना, तो वो इसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यानी एक वेक्टर निकालने से ये नहीं है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ही चेंज हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन तो वो रहेगा, उसके अंदर जो लीनियर कॉम्बिनेशन इसके अंदर है वो इसके अंदर भी रहेंगे, सिर्फ हमने एक वेक्टर को बाहर निकाला है। और सेम इज द केस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर वो सेट आपके, वो तो बल्कि आपको एग्जाम्पल से सॉल्व भी करके दिखाया ये वाला, कि अगर ये इसको जनरेट कर रहा है, तो अगर हमने लीनियरली डिपेंडेंट वाले निकाल भी दिए ना, तो वो फिर भी जो बाकी बचते हैं वो भी उसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो सिमिलरली अगर तो हमारा ये जो सेट है, यानी पूरा सेट जो है, ये अगर उसको स्पैन कर रहा है, तो ये n-1 वाला भी क्या करेगा, स्पैन करेगा। thus the set v1 v2 up to so on vn-1 is also spanning set for v। अब इसी तरह हम फिर यूं करते रहेंगे। आपने बस ये प्रोसीजर अब लिख दिया, एक दफ़ा बात लिख दी है कि हम इस तरह जो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे उनको बाहर निकाल देंगे, वो भी स्पैन करेंगे। अब आपने इस तरह करने कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि अब हमें तो नहीं पता ना कि कितने इसमें लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, थ्योरम के प्रूफ में जनरल बात करते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी अराइव एट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट। यानी हम ना इसी तरह जो भी डिपेंडेंट वाले वेक्टर्स हैं ना, लीनियरली डिपेंडेंट वाले वेक्टर्स, उनको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो बाकी हमें फिर हम किस कंटिन्यू करते करते हम किस सेट पे पहुंच जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट पे। और वो हम अब लेट कर लेते हैं कोई जनरल सा v1 v2 अप टू सो ऑन vr लेट कर लेते हैं। और यहाँ जो आपके पास r है वो 1 और n के दरमियान में है। ये हमने कहीं भी 1 और n के दरमियान में कोई भी r वेक्टर ले लिया, कि निकाल के ना जो भी लीनियरली डिपेंडेंट वाले वेक्टर्स हैं उनको निकाल के जो बाकी एक सेट बन जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला, वो ये वाला है। ठीक है, एंड दिस फॉर्म अ बेसिस फॉर v। और जो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला बच जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, स्पैनिंग भी है, तो इसका मतलब है ये अब क्या बना देगा, बेसिस बना देगा। तो हम ये बात कर सकते हैं कि कोई भी जो फाइनाइट, एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो होती है, एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन्स अ बेसिस, तो उसके अंदर हमें लाजमी एक ना एक बेस मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था कि नीचे आप बस लिख दें यही वाला कि thus every finite dimensional vector space contains a basis। तो ये इसका प्रूफ था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम फिर अगले कुछ और इसके कुछ थ्योरम्स रहते हैं, हम इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। किसी को कोई मसला हो तो कमेंट में पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।